गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की बिहार दरोगा की ये क्लासेज है, तो रोज़ाना के जैसे हमारा ये सेशन है बिहार दरोगा का, तो आप सभी लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे इस सेशन में, क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्लासेज जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनवरी में आप सभी का एग्ज़ाम का डेट दे चुका है। तो ज़्यादा देरी ना करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखेंगे। ठीक है, चलिए। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि 1950 में हुआ। कब हुआ? तो 1950 में हुआ। जैसा कि पता है कि भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। उसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वाचन आयोग एक क्या है। तो ये एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। कितने? तो 3 सदस्य हो जाएंगे। कितने सदस्य होंगे? तो इसमें टोटल 3 सदस्य होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो टोटल ये 5 वर्षों का हो जाता है। याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 324 के खंड 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले तो था और तक होता था। मतलब पहले क्या लिखता है यार, मतलब लिखिए, याद रखिएगा कि 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये 5 वर्ष तक इनका होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अगर मैं बता दूं कि किनके द्वारा किया जाएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन नंबर 5 का कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर अगर आपको देना हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? तो याद रखिएगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति ही करेंगे। राष्ट्रपति ही सबकी नियुक्ति मेनली करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गवर्नर हो गया, सीजेआई हो गया, प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सबको शपथ हमारे सीजेआई ही दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब हमारे प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निर्वाचन आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोजित करता है। ये कौन सा चुनाव आयोजित करेगा? निर्वाचन आयोग बेसिकली कौन सा चुनाव आयोग करेगा? तो संसद व राज्य विधानसभा का ये चुनाव आयोजित करता है। संसद में आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और इधर आपको क्या हो गया, एक विधानसभा। इन तीनों का जो है आपका कौन करेगा? तो इन तीनों का चुनाव आयुक्त करेगा। तो ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। आई थॉट ठीक है कि राज्यों में पंचायत व नगर पालिका के चुनाव को कौन करवाता है? राज्यों में नगर पालिका और उनके चुनाव को कौन कंडक्ट करवाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग। जिस तरह से सेंट्रल का होगा उसी तरह से किसका होगा भाई? तो स्टेट का भी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उनको हटाने की प्रक्रिया किसके समान होगी? करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हो जाएगी। किसके समान हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होंगे, हमारे सीजेआई जो होंगे अभी कौन है बताइए? अभी हाल फिलहाल में हमारे सीजेआई कौन है और कैवे नंबर के हैं? कौवे नंबर के ये सीजेआई हैं बताइए। इनकी जो हटाने की प्रोसेस और प्रक्रिया है उन्हीं के समान ये भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटा सकते हैं। तो ऊपर भी तो ऐसे ही लिखा है भाई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के प्रोसेस के जैसे है। तो सेम हमने नीचे भी व्याख्या में आपके लिए लिखा है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो सुकेश चंद्र सेन। कौन रहे? तो सुकेश चंद्र सेन आपको रहे। कौन रहे? तो सुकेश चंद्र सेन। 3 ऑप्शन में सुकेश चंद्र सेन ही लिखा है टेक्नीशियन ने। चलिए
संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपको देना है। तो याद रखिए कि आपको 245 से 263 में क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्य में संबंध, केंद्र और राज्य में संबंध दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर जो है 12 का करेक्ट आंसर कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कितने प्रकार के होंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर तो ये आपको 3 तरह के हो जाएंगे। कितने तरह के होंगे भाई? 3 तरह के। ये 3 तरह के होंगे। एक आपको विधायी हो जाएंगे कानूनी प्रोसेस से, ठीक है, कानूनी प्रोसेस से। एक आपको प्रशासनिक हो जाएंगे, तीसरे आपको वित्तीय हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 हो जाएंगे। भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है? भारत का जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कैसा है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर तो याद रखिए ये आपको अर्ध है, अर्ध है, ये आपको अर्ध है, अर्ध संघीय ढांचा है, अर्ध संघीय फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? आपका जो स्टेट है इसके सीमा को परिवर्तित करने का पावर किनके पास है? तो संसद। संसद जो है, संसद जब भी चाहेगी क्या करेगी? तो आपको राज्यों की, याद रखिए, राज्यों की सीमा में, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करेगी। क्या करेगी? परिवर्तन करेगी, परिवर्तन करेगी। कौन करेगी? परिवर्तन संसद करेगी, संसद करेगी। इस पॉइंट को हमेशा रिमाइंड रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, 15 भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका हुआ है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग आपको अवसादी सैलों से ढका हुआ है? तो 15 का करेक्ट आंसर 75% भाग आपको अवसादी सैलों से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए बीएसएससी कार्यालय प्राचार्य का एग्जाम आपको 299 में हम लोग दे रहे हैं ये बैचेज, तो लें। ठीक है, 299 में हमारी तरफ से आपके लिए ये बैचेज है। ऑफर प्राइस है, ऑल सब्जेक्ट है, बोर्ड पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लास, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज। ठीक, ये 299 में है। यहाँ देखें, बैच स्टार्टेड फ्रॉम 29 सितंबर, आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास। ये हरियप आप सभी के लिए ये सीटें दी गई हैं, मतलब ये थी आपको 100 सीटों के लिए जब हम लोग दे रहे थे तो 99 में थी। ये आपको 16 अक्टूबर को भी ऑफर में थी जब आपने लिया, जितने बच्चों ने उनको 99 का पड़ा, बट अब ये 299 का हो गया है, तो अभी आप लोग इसको जल्दी से परचेज करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए बिहार दरोगा में भी आपको जैसा कि पता है कि 1799 पद की वैकेंसी थी। जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी में। अभी आपको ऑक्ट अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि छठ वगैरह आ रहा है, तो वैसे ही पढ़ाई लिखाई बहुत कम होगी। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार अगर आप देखें तो छठ पूजा ही माना जाता है, तो आपको जैसा कि पता हो कि बहुत कम पढ़ाई आपकी होने वाली है। और इस कम पढ़ाई में आपको पता है कि छठ के बाद आपको नवंबर दिसंबर जैन का टाइम बचा। जैन, मिड जैन में आप समझे कि आपका दरोगा का एग्ज़ाम का डेट आई थिंक दे देगा, तो आपको 2.5 मंथ में कवर करना है। करंट आप देखिए, जिस तरह से बीपीएससी में आपके करंट के क्वेश्चन थे 4 ईयर के, अगर आप मानिए कि 2 ईयर भी अगर आप लेता है ये, तो 2 साल अभी आपको कवर करने होंगे करंट। उसके बाद आपको हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, जियो रहेगा, उसके बाद आपको इको रहेगा, साइंस सेक्टर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको साइंस सेक्टर रहेगा, इसके बाद आपको क्या रहेगा, बिहार स्पेशल बच गया,
बिहार स्पेशल बच गया। ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे पूरे के पूरे, ये सारे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस MCQ 299 में। तो डेफिनेटली बैच को परचेज करें और देरी ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे आपके लिए है BSSC एग्ज़ाम 99 में आप सभी के लिए है कि हिस्ट्री एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न आप सभी के लिए है। इसमें एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मिलेगा, सारे मतलब इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 20,000 सभी सब्जेक्ट के MCQ मिलेंगे। सेम आपको बिहार दरोगा में 20,000 MCQ मिलेंगे 99 में। सेम आपको GK GS में भी इतने सारे MCQ मिलेंगे। तो देरी ना करें और जुड़ें जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सैलों का योगदान कितना है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सैलों का योगदान अगर आपसे पूछे तो 8% याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए आपको पूछ रहा है सरकारी आयोग कब बना। केंद्र राज्य सैलों की सहायता के लिए सरकारी आयोग बना आपको 1985 में। कब बना? 1985 में। भारत के संविधान में समवर्ती सूची में कितनी विषय हैं भाई? ये तो आपको पता होगी कि भारत के क्या पूछ रहा है, संविधान में समवर्ती सूची में हमें पता है कि 52 विषय हैं। कितनी है? केंद्र की अब कितनी है तो 52 विषय है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। टोटल कितनी है? तो 3 सूची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आपातकाल के दौरान राज्यों की शक्तियाँ किसके अधीन चली जाती है। आपातकाल के दौरान राज्यों की शक्तियाँ कौन छीन कर ले जाता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति। ये आपातकाल कहाँ से लेंगे हम? जर्मनी से एडॉप्ट कर लेंगे। कहाँ से लेंगे? जर्मनी से। कहाँ बात किया गया है? तो आपको पता है कि आपातकाल टोटली जो है, हम आपातकाल की जब भी बात करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपातकाल के बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक मैं डाउट छोड़ देती हूँ। आपको इसको बताना है कि जर्मनी से लिया गया, जापान से लिया गया आपातकाल, ठीक है। एक आपके लिए डाउट मैं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक। अब चलिए 3 तरह का आपातकाल है 352 में, ठीक है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, 3 तरह का आपातकाल है, ठीक है। 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी, इसमें आपको प्रेसिडेंट रूल, इसमें आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये आपको 3 बार लग चुका है, ये आपको 100 से ज़्यादा बार, ये आपको एक भी बार नहीं। ये आपको 1962 में लगा, 1965 में लगा, 1975 में लगा, 77 तक चला। ये आपको लास्ट अभी मणिपुर में लगा था, और ये जैसा कि आपको पता है कि एक भी बार नहीं लगा। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर और एक बार इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। ये हाल फिलहाल में आपको मणिपुर में लगा था, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए केंद्र राज्य ये हमने बता दिया। बताइएगा जर्मनी से लिया गया है ना आपातकाल को? कहाँ से लिया गया भाई, जर्मनी या जापान? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी पुनर्विचार समिति कौन सी है? केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी पुनर्विचार समिति कौन सी है? करेक्ट आंसर तो पुंछी आयोग। कौन सी हो जाएगी? पुंछी आयोग। क्वेश्चन नंबर 20 पुंछी आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20 का ए। चलिए नेक्स्ट, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? 21 का करेक्ट आंसर आपको पता है हिंदी। अच्छा, सेकेंड मतलब दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? बोली जाती है ये बताना है। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने समय तक जारी रखने का प्रावधान था? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने समय तक जारी रखने का प्रावधान था? तो बस इसको 15 वर्ष तक जारी रखने का प्रावधान था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी
देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट आइए कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम किस ईयर में इसको पारित किया गया? चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर, राजभाषा अधिनियम किस ईयर में पारित किया गया? 24 का करेक्ट आंसर 1963 में इसको पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1963 में पारित राजभाषा अधिनियम ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग रखने का प्रावधान किया। ठीक है, चलिए राजभाषा पर संसद की समिति कब गठित की गई? राजभाषा पर संसद की समिति को कब गठित किया गया? तो 1976 में किया गया। याद रखिए 1976 में इसको किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा हिंदी के विकास से रिलेटेड है, हिंदी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हिंदी में डेवलप्ड की बात करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? चलिए संविधान के 8वीं अनुसूची में शुरुआती दौर में 14 भाषा थी। ठीक है, कितनी थी? तो 14 भाषा थी। उसके बाद कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। राजभाषा ये था ना? हाँ ठीक है, चलिए राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आइएगा, राजभाषा नीति लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राजभाषा नीति लागू करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो ये आपको गृह सचिव उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? हिंदी डे मतलब हिंदी डे हम कब मनाएंगे? हिंदी डे सेलिब्रेट कब करेंगे? व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेशन? किस दिन मनाएंगे हिंदी दिवस हमारे देश में? क्योंकि ये हमारी राजभाषा है तो 14 सितंबर को मनाएंगे। ठीक है, 10 मई को क्या मनाएंगे? 15 अगस्त को तो हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, आपको पता है। ठीक है, 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। अब आप मुझे बताइए कि 10 मई को क्या मनाएंगे? आपको पता होना चाहिए ये 10 मई को आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से बीएसएससी कार्यालय परिचारी कंप्लीट बैच ऑफर प्राइस 299 में आप सभी के लिए है, तो डेफिनेटली जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़े। बोर्ड पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ है बाबू, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है इस क्लासेज में। ज्यादा से ज्यादा आप सभी को पता है कि बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया है, मतलब आ भी गया और फॉर्म शायद अब बंद भी हो चुका है भराना। इस बार जितनी वैकेंसी आई है इतनी नेक्स्ट ईयर आई नहीं आई, कोई गारंटी भी नहीं है, तो लें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैचेज को। बिहार दरोगा आपको पता है जनवरी में एग्जामिनेशन होगा, शायद फरवरी जाए मार्च जाए, इससे ज़्यादा तो डेट आई थिंक नहीं बढ़ेगा, तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें। और 299 में ये बैचेस मिल रहा है तो डेफिनेटली जुड़ें। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप सभी को कि ये नोट्स जरूर परचेज करें। किसी बुक को आप परचेज करने जाओगे तो 99 से ज़्यादा का ही प्राइस रहेगा। इसमें आपको 20,000 से ज़्यादा मिलेंगे आप सभी को क्वेश्चन, 20,000 से ज़्यादा, और इधर भी आपको 20,000 से ज़्यादा मिलेंगे दरोगा के लिए। एक जीके जीएस का नोट्स भी मिलेगा 20,000 से ज़्यादा। यहाँ जुड़े, यहाँ डेफिनेटली आप लोग देरी ना करें, इसको परचेज करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वापस से हम सब फिर से मिलेंगे। बाकी आप लोगों का था कि आप लोग को बताना है कि आपातकाल को कहाँ से लिया गया, किस भाग में दिया गया। दूसरा जापान से जर्मनी से, मैंने इसको कंफ्यूजन में डाला है। ठीक है, आंसर लिखने के बाद भी। दूसरा आपका ये था कि हिंदी भाषा जो है आपको 8वीं अनुसूची में है, 14 मूल भाषा थी। इसके बाद कितनी भाषा आई? सिंधी, मराठी, डोंगरी, मैथिली जो भी आई, सब कौन से संविधान संशोधन के तहत सबको ऐड किया गया संविधान में। बजाबते आपको कमेंट में ऐसे लिखना है कि 51वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, 51वें संविधान संशोधन। एक तो 21वें संविधान संशोधन के तहत आया, 71वें संविधान 71वें संविधान संशोधन के तहत आया, बट ऐड करना है कि कैसे आपको लिखना है इस तरीके से कमेंट बॉक्स में। मैंने आपसे पूछा 10 मई को कौन सा डे मनाते, तो ये भी आपको ऐड करना है उस तरीके से। ठीक है, तो वैसे आप लोग ऐड करें कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसको चेक करूँगी, नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए बाकी जो बच्चे बिहार दरोगा का फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो डेफिनेटली फॉर्म भरें, अभी से ही भरें, देरी
ना करें, क्योंकि आज 23 तारीख हो गया बाबा, 3 दिन और फॉर्म भरने का डेट बताए, 23 आपको ख़त्म हो चुका है। लास्ट मिनट साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब सर्वर डाउन चलता है, फिर आपका फॉर्म नहीं भरा पाता। लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा गड़बड़ फॉर्म में हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, गलत हो जाता है फॉर्म भरने में, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर बहुत बच्चे का रोते हैं कि फॉर्म नहीं हो पाया, हमारा फॉर्म छूट गया। क्योंकि आप जो है पूरे 1 महीने में लास्ट मिनट फॉर्म भरने जाते हैं, आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो अभी 3 दिन का टाइम है, अभी ही फॉर्म आप भरें, अभी फॉर्म को आप फिल करें। ठीक है, चलिए।